घर घर पाठशाला के इस प्रोग्राम में आपका अपनी क्लास चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट, आप देखते होंगे ये चीज को आप पहचानते हैं और मैं पहचानने के लिए आपको कहूंगा भी कि ये चीज क्या है। तो ये किचन में बहुत ही फेमस चीज है, मसालदानी है, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर दूसरी चीज हम देखें तो बाजार में आप लोग अक्सर जाते हैं, वहां पे चाट देखते हैं, चाट भंडार देखते हैं, मूंगफली, चना, इस तरह के अलग अलग से नींबू वगैरह डाल के आप खाते हैं। कईयों के तो मुंह में अभी से ही पानी आ रहा होगा। और तीसरी चीज आप लोगों ने देखी होगी, अक्सर शॉपिंग या शॉप पे आप जाते हैं, वहां पे सब्जी लेके आते हैं, घर वाले आपसे सब्जी के लिए कहते हैं कि लेके आना। तो बहुत सारी चीजें जो अलग अलग रखी हुई, टमाटर है, प्याज है, कैरेट है और भी बहुत सारी जो चीजें हैं ऐसे इस तरह से सजा के रखी होती है। और चौथी अगर हम बात करें तो अगर आप मॉल में जाते हैं, बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, वहां पे अलग से काउंटर होते हैं, शूज का अलग से है, शर्ट का अलग से है, लेडीज का अलग से है, जेंट्स का अलग से है और आपके किड्स का जो है वो भी अलग से है। ओके, तो ये सारी चीजें जो है अलग अलग करके यानी कि वर्गीकृत करके जो है वो रखी होती हैं। तो बात मैं आपको घुमा के वहीं लेके आ रहा हूं। तो आपका चैप्टर भी लेसन नंबर 5 10 साइंस तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अपनी क्लास चैनल। मैं आशीष टीजीटी मेडिकल साइंस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोहना डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो आप मुझे कुछ मिनट दीजिए, आप बने रहें, तभी जो है हमारा सफर एक बहुत ही अच्छा सफर होगा और मैं ये गारंटी देता हूं कि आप कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे। तो चैप्टर वही है आपका। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि तत्वों का वर्गीकरण। ओके, तत्वों का वर्गीकरण है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब जो है आप लोग जो है वो इस चीज को बड़े अच्छे से समझ चुके हैं कि वर्गीकरण की आवश्यकता जो है हमें क्यों पड़ी, क्योंकि कोई भी चीज जो होती है वो हमें बहुत ही इजीली मिल जाती है, बड़ी आसानी से मिल जाती है। एकदम से कोई चीज आपने ढूंढनी हो तो आपको इजी रहता है। ठीक वैसे ही बहुत सारी चीजों का साइंस में भी वर्गीकरण किया गया। उसी तरह आपका चैप्टर नंबर 5 जो है वो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है। ओके, तो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण बोलने का मतलब है, अगर आप समझेंगे यहाँ पे थोड़ी सी बात वर्गीकरण के बारे में, अब आप लोग जो है वो समझ चुके हैं कि वर्गीकरण क्या है, अलग अलग रखना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात हम कर ले तत्वों की। तो तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइंड फ्लैशबैक ले जाऊं कि 9th में पढ़ा है आपने, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तत्व वो पदार्थ होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं, जिन्हें हम एक जैसे परमाणुओं से जो है वो मिलके बने होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आपका हाइड्रोजन एक ऐसा एक तत्व है, सोडियम एक तत्व है, क्योंकि इसमें इन्हीं के जो है वो तत्व होंगे। और ये तत्व जो है आपके बेसिकली 2-3 इसमें रखे जाते हैं, चाहे आप यौगिक ले लीजिए या दूसरा आप मिश्रण के रूप में ले लीजिए। तो यौगिक जो होते हैं वो तत्वों से एक या एक से अधिक तत्वों से मिलके जो है वो यौगिक बनते हैं। और यौगिक, और दूसरी बात जो है यौगिक जो होते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें H2O, ओके, H2O की बात करें तो यहाँ पे पानी जो है वो एक डेफिनेट इसके अनुपात में रखा गया है। यहाँ पे अनुपात 2 अनुपात जो है वो 1 है। ओके, हाइड्रोजन की हम बात करें तो वो आपका तत्व है। HCl की बात करें वो एक यौगिक है, H 1 है, Cl 1 है, तो वो एक अनुपात में जो है वो रखे गए हैं। और उसी तरह हम मिश्रण की बात करें तो मिश्रण में कोई भी अनुपात जो है वो डेफिनेट नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका जो है थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता था कि तत्व एक्चुअली में होते क्या। तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई आप अच्छी तरह समझ गए। हमारे आसपास के पदार्थ जो है वो तत्व, मिश्रण अथवा यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। आपको मैं समझा चुका हूं, बहुत अच्छे से आपको समझ भी आ गया होगा। और तत्व ऐसे पदार्थ हैं जो एक प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम तत्व कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, सोडियम, सोना, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और भी बहुत सारे जो है वो तत्व के रूप हैं। ओके, अब आगे हम चलें तत्वों के वर्गीकरण के लगभग जो है अभी तक जो है आपके 118 ओके, अभी तक जो है आपके 118 तत्व जो है खोजे जा चुके हैं। अभी भी खोज जारी है, लेकिन जो आपकी बुक में मेंशन किया गया है एज प्रेजेंट जो है जो आपके 118 जो है वो तत्व है। तत्व को सुव्यवस्थित ढंग से यानी कि एक प्रॉपर वे से ढंग से पढ़ने के लिए ये तथा उनके अध्ययन के लिए आसान बनाने हेतु ही उनको क्या किया गया है, एक वर्गीकृत किया गया है ताकि आप इजीली उन्हें देख सकें। जी हाँ, जो वर्गीकरण है, ये जो आपका क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन जो है बहुत ही टाइम से चली आ रही है। जैसे कोई भी चीज होती है वो बहुत, जैसे हम इंसान हैं, इंसान जो है वो एक बंदर से ही विकसित हुआ, ठीक वैसे ही इनका भी विकास हुआ रखने का। उसी दिशा में एक सबसे पहले साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जोहान वुल्फगांग डवेराइनर। ओके, ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे और उन्होंने क्या किया, मेनली आप देख सकते हैं एक नियम दिया, उसका नाम जो था वो था त्रिक नियम। ओके, उन्होंने जो है त्रिक नियम को खोजा। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं त्रिक नियम एक्चुअली में होता क्या। त्रिक के माध्यम
तत्व का परमाणु द्रव्यमान दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का मध्य होता है। ओके, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में जो है वो रखा गया। कहने का मतलब है कि इन्होंने जो मान लीजिए ये कोई तत्व रखा है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। इस तरह से उन्होंने मान लो आप 4 तत्व जो है वो वर्गीकृत किए। तो पहले का भार जो है कम है, उससे दूसरे का जो है उससे ज्यादा है, तीसरे का जो है उससे ज्यादा है, और चौथे का जो है वो सबसे ज्यादा है। इस तरह से उन्होंने जो है तत्वों को अरेंज किया और एक 3 का एक जोड़ा बना दिया, त्रिक का एक नियम दे दिया। ओके, थोड़ा सा इसको और अच्छे से हम समझते हैं। ये देखिए, आप सारणी में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको समूह दिए गए हैं। इन समूहों में क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। ओके, ये एक त्रिक दिया है, एक त्रिक है। अगर दूसरे की हम बात करें तो ये ग्रुप बी है, ग्रुप सी है। इस तरह से उन्होंने त्रिक जो है दिया। तो त्रिक के माध्यम से परमाणु द्रव्यमान दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का माध्य होता है। हो गई एक बार फिर से मैं जल्दी से आपको बता दूं कि जैसे आप मान लीजिए ये कैल्शियम जो है वो पहला है, उसके बाद Sr है, उसके बाद Va है। तो जो पहला तत्व होगा और तीसरा तत्व जो होगा, पहला और तीसरा, इन दोनों का अगर हम जोड़ करके जो है एक माध्यम निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो जो इसका जो है वो आंसर आता है वही उस तत्व का क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान का मध्य होगा। तो ये जो है त्रिक जो है ये डावेराइनर ने दिया था। ओके, अगला हम देखें तो डावेराइनर त्रिक की असफलता, क्या क्या असफलता रही। जिस आधार पर भी JW डावेराइनर ने त्रिक को बनाए तो उस आधार पे वो सिर्फ 3 होने का मतलब है कि केवल 3 को ही वो ढंग से बता पाया और वन्य तत्वों के साथ कोई भी त्रिक जो था वो नहीं बता पाया। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह के जो थे ये 3 तरह के वो त्रिक ही बता पाया और बाकी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो यही वजह थी कि वो असफल रहा। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, न्यूलैंड, जॉन न्यूलैंड, जो कि वो भी बहुत ही फेमस थे। उन्होंने उनके कामों को आधार बना के जो है वो आगे बढ़ाया न्यूलैंड का, और उन्होंने जो था अष्टक सिद्धांत दिया। ओके, कौन सा सिद्धांत दिया? अष्टक सिद्धांत दिया। और इसके अनुसार जो था वो तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया गया और प्रत्येक 8वां तत्व जो था वो पहले गुण के समान था। इसकी तुलना जो थी वो संगीत के अष्टक के द्वारा, अष्टक के रूप में या अष्टक को मान के जो है की गई थी। इसलिए इसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत भी कहा जाता है। यदि सारणी का पहला तत्व, आप देख सकते हैं न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, सारणी में अगर मान लो लिथियम, ओके, लिथियम जो है वो पहला तत्व है, तो 8वां तत्व सोडियम होगा और इन दोनों का गुणधर्म जो है वो एक समान होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे जो भारतीय संस्कृति उसमें सा रे गा मा पा धा नी, इस तरह के जो पक्के सुर हैं, तो जिस तरह से वो रिपीट होते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पे अगर एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे कि न्यूलैंड ने कहा है कि लिथियम, ओके, यहाँ पे हमारा जो है ये लिथियम है। अब लिथियम 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां गुण जो है ये जो आपका बता रहा है यहाँ पे सोडियम, तो यहाँ पे जो है आपका सोडियम है, ये जो है वो एक समान, दोनों के गुण धर्म जो है एक समान होंगे। ये किसने कहा? ये कहा जो एक हमारे साइंटिस्ट हुए न्यूलैंड, जिन्होंने अष्टक नियम दिया, उनकी ये थ्योरी थी। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे इन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। न्यूलैंड का अष्टक नियम की कुछ सीमाएं भी थी, तो यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू रहा। ओके, ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, कैल्शियम तक ही जो था ये सिद्धांत लागू रहा। और न्यूलैंड ने सोचा था कि लगभग 56 ओनली 56 तत्व ही हैं और भविष्य में कोई भी तत्व नहीं है। तो ये भी इनकी सीमाएं थी, तो ये भी यहाँ पर भी वो गलत सिद्ध हुए। और लेकिन बाद में जो था और भी तत्व जो थे, गुणधर्म, अलग अलग गुणधर्मों के जो थे वो गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से नहीं मेल खा पाए, तो ये भी इनकी असफलता का एक कारण था। और न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल हल्के, ओके, केवल हम कह सकते हैं कि हल्के जो तत्व थे उनके लिए ही वो मतलब अच्छे से लागू हो पाया, तो ये भी उनका एक ड्रॉबैक था। और अगर बात करें हम आयरन, कोबाल्ट और निकल को, ओके, दूर रखा गया, जबकि उनके गुणधर्म जो थे आपस में एक समान थे, तो ये भी इनका ड्रॉबैक था। इस सारणी में कई जगह एक ही स्थान पर 2 अलग अलग गुणों वाले तत्वों को रखा गया, तो ये भी जो था वो गलत चीज थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। और आगे हम बढ़ते हैं, मेंडलेव, बहुत ही फेमस, ये तीसरी इस विकास की क्रम में ये तीसरे साइंटिस्ट थे जो कि मेंडलेव, ठीक है, इन्होंने जो है इनसे थोड़ा आगे काम बढ़ाया। और ये उनका जन्म लगभग 8 फरवरी 1934 ईस्वी को रूस में, ये पश्चिम साइबेरिया में हुआ था। और
इन्होंने भी बहुत सारा योगदान दिया इस सिद्धांत को बढ़ाने के लिए, इन तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए। तो मैं इनके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, सीधा ही हम अपने टॉपिक के ऊपर आएंगे। लेकिन फिर भी इनका जो जीवन रहा वो 1834 से लेकर 1907 तक जो है वो रहा, इनकी जो जीवनी है। तो मेंडलीफ का भी हम देख लेते हैं क्या क्या था। तत्वों को उनके मूल गुण धर्म, ओके, मूल गुण धर्म या द्रव्यमान तथा रासायनिक गुण धर्मों में समानता के आधार पर इन्होंने क्या किया, व्यवस्थित किया। और दूसरा, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य अपना आरंभ किया था तो लगभग जो थे वो 63 तत्व जो थे ज्ञात थे। वो पहले की अगर हम बात करें आज तक 56 तक ही जो था वो वैलिड था, लेकिन यहाँ पे पहुंच गई है गाड़ी भैया 63 तक। तो हम भी आगे अपनी गाड़ी बढ़ाते हैं और कुछ नई चीजों को सीखते हैं। उन्होंने तत्वों के परमाणु, द्रव्यमान और उनके भौतिक और रासायनिक गुण धर्मों, देखिए उनके भौतिक और रासायनिक गुण धर्मों के बीच में जो था वो संबंधों का अध्ययन किया। और उसी के बेस के ऊपर भी इन्होंने मेंडलीफ का जो चार्ट था या फिर तत्व थे इनको अरेंज करने की कोशिश की। तो ये हमारे मेंडलीफ बहुत ही फेमस हस्ती। इस कारवां को आगे हम बढ़ाते हैं, आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि कुछ मिनट ही मैं आपसे लूंगा। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उधर्व स्तंभ को ग्रुप, ठीक है, उधर्व स्तंभ को क्या कहा गया, ग्रुप, यानी कि आप रख लो ऐसे सीधे 90 डिग्री में, ओके। उन्हें समूह कहा गया। और क्षैतिज आप रख लो यूं करके लंबी, ठीक है। तो क्षैतिज आप यूं लंबी लाइन रख लो। तो उन्हें जो है क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड या फिर उन्हें क्या बोला गया, आवर्त कहा गया। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी जो है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां, इनकी उपलब्धियां क्या क्या थी हम जरा ये भी जान लेते हैं। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये जो चार्ट है वो मेंडलीफ का ही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 63 तत्व है, ना कि पूरे 118 या से ज्यादा। तो अज्ञात तत्वों के रिक्त स्थान के लिए रिक्त स्थान भी इन्होंने छोड़े थे, जैसे स्कैंडियम Sc, गैलीलियम Ga और जर्मेनियम। ये इनका पॉइंट था कि इन्होंने काफी खाली जगह छोड़ी थी, किनको मालूम था कि आगे भी कुछ ना कुछ कोई ना कोई तत्व जरूर होंगे। तो समान गुण धर्मों वाले तत्व को एक स्थान मिल गया, ओके। पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना इन्होंने अक्रिय गैसें यानी कि जो सक्रिय नहीं थी का पता लगाने पर उन्हें एक अलग समूह में रखा जा सके। ये इनकी बहुत सारी जो कुछ उपलब्धियां थी उन्होंने दोनों साइंटिस्ट से आगे उठ के किया। तो आगे हम देखते हैं क्या है हमारा मेंडलीफ की सीमाएं, ओके। हर चीज की एक ड्रॉबैक्स होती है, इनके भी कुछ सीमाएं थी, कुछ बाद रह गए जिन्हें सुधारना बाकी था। तो समस्थानिकों की स्थिति को वो स्पष्ट नहीं कर पाए। दूसरा था वो हाइड्रोजन का स्थान जो था वो नहीं बता पाए, हाइड्रोजन के स्थान को वो अच्छे से जो थे वो नहीं बता पाए। ये भी इनका जो था एक ड्रॉबैक था इस चीज का। तो कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अनुचित क्रम मिला, यानी कि जो उनका क्रम नहीं था वो नहीं हो पाया। तो ये कुछ सीमाएं थी समस्थानिक। तो अगले वाले हम लेक्चर में जरूर डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ओके, जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि उनकी क्या क्या उपलब्धियां थी, कैसे क्या हुआ, और एट लास्ट जो प्रेजेंट में है जिसको हम स्टडी करते हैं बुक आपकी 10th की साइंस की बुक, उसको हम डिटेल में देखेंगे। ये सारी बातें जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, तो मैं मैसेज में ही आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को कुछ जो है वो समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तब भी लिखें, नहीं आ रहा है तब भी लिखें, मैं जरूर आपका वेट करूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आगे भी आप बने रहें। सो सब्सक्राइब, लाइक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।